एक विषय बड़ा अच्छा उठाया है। वो हमारी रगों में दौड़ता फिरता है और हम उसके कायल हैं। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। तो ये आँख से टपकने वाला मामला तो ख़त्म हो गया। अब तो केवल रगों में दौड़ता फिर रहा है, जिसको भ्रष्टाचार का लहू कहा जाता है। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि यदि भ्रष्टाचार में फंस जाओ तो भ्रष्टाचार करके भ्रष्टाचार के उस दलदल से निकल जाओ। भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोशिशें भ्रष्टाचार में शरीक होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। मैंने एक बार एक सभा में पूछा कि तुम में से कितने लोग ऐसे हैं, और उसके पहले मैंने दरवाजे बंद करवा दिए पूरे सभागार के। मैंने कहा सब बंद कर दो, आप और हम ही हैं भैया। और मैंने पूछा उनसे कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं। हो सकता किसी को शर्म आती हो बताने में, तो वो इत्मीनान से बोले और अपना हाथ खड़ा करे। तो सभागार में सभी लोगों ने कहा कि हम भ्रष्टाचार के, और सबने हाथ खड़े कर दिए। मैंने एक मात्रा बदली, मैंने कहा कि अब आप लोग ये बताएं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में शरीक रहे हैं। अब इस शिकार को मैंने शरीक कर दिया तो एक ने भी हाथ नहीं उठाया। 100% आदमी शिकार हुए हैं, लेकिन शिकार करने वाले को पता नहीं है कि किसने शिकार किए। एक भी शरीक नहीं है, शामिल नहीं है भ्रष्टाचार के अंदर। ये जो पाखंडी मन है, ये जो हिपोक्रेटिक साइकोलॉजी है, ये भ्रष्टाचार को पोषित करती है। भोपाल की एक बड़ी यूनिवर्सिटी, पीपल्स यूनिवर्सिटी, एक बार मैं वहाँ लेक्चर देने गया। लगभग 600 स्टूडेंट और प्रोफेसर्स बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि मैंने कहा आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे लोगों को जानते हैं जो धूम्रपान करते हैं, गुटखा चबाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं। कितने लोगों को आप जानते हैं? तो सबने हाथ उठा दिए कि हम काफ़ी लोगों को जानते हैं। मैंने दूसरा सवाल पूछा, मैंने कहा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू चबाते हैं, नशा करते हैं? तो एक ने भी हाथ नहीं उठाया। 600 लोगों की सभा थी, लेकिन मुझे एक तरीका मालूम था कि असलियत तक कैसे पहुंचना है। तो मैंने तीसरा सवाल दागा। मैंने कहा आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जानते हैं कि लोग नशा करते हैं, गुटखा चबाते हैं, और उसमें से कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं? तो सबने हाथ उठा दिए, क्योंकि कुछ लोग उसमें बैठे हुए थे जो नशा करते और वो उनको जानते थे। तो ये जो झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है, जो पाखंड करने की जो प्रवृत्ति है, दरअसल भ्रष्टाचार की मूल जड़ वहां पर छुपी हुई है। यदि आप सत्य को कहने लगेंगे, लोगों को आईना दिखाने लगेंगे, नुकसान को उठाने का मादा रखने लगेंगे कि वक्त लगता है तो लग जाए, सिस्टम से चलने की कोशिश करने लगेंगे, तो इस नासूर से, इस कैंसर से लड़ने की ताकत भी जुटा लेंगे। कठिन जरूर है, क्योंकि अवसर की कमी है, क्योंकि 150 करोड़ लोगों को उनके व्यक्तित्व में पहुंचा देना, उनके अवसरों को हासिल करवा देना, ये टफ टास्क है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। बड़ा मुश्किल है किसी एक जगह के लिए जब लाखों दावेदार हो जाए, तो आपको अवसर भी इतने बड़े मैन पावर के हिसाब से, इतनी बड़ी संख्या में
इतनी बड़ी विविधता के साथ आपको उनको पैदा करना पड़ेगा, और ये टेक्नोलॉजी पैदा करेगी। इसलिए टेक्नोलॉजी के विरोध करने की मानसिकता आपको ख़त्म करना पड़ेगी। यदि किसी महान व्यक्ति ने किसी वजह से मानसिकता का विरोध किया है टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी के फेवर में वो नहीं रहा है, तो उसने इस राष्ट्र का नुकसान किया है। इसलिए आपको तकनीक के साथ चलना पड़ेगा और नई पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा। और जितना तकनीक भ्रष्टाचार पे लगाम लगा सकती है, उतना व्यक्ति और सरकार और नियम और कानून नहीं लगा सकते। ये केवल टेक्नोलॉजी लगा सकती है। टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा भेदभाव मिटा सकती है, वो व्यक्ति और सरकार नहीं मिटा सकते। टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा षड्यंत्र और अपराध पर अंकुश लगा सकती है, उतना व्यक्ति और सरकार नहीं लगा सकते। एक ट्रेन में जब आप बैठते हो तो भेदभाव मिट जाता है। वो टेक्नोलॉजी आपको एकाकार कर देती है, एक जैसा बना देती है। एक बर्थ पर जाकर आप जब लेटते हो तो ये नहीं पूछते कि इसके पहले वहां कौन लेटा था। आप इत्मीनान से उस पर, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, किसी और जगह जाते हो, तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर आप टेक्नोलॉजी की वजह से एकाकार हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, समतुल्य हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। और ये भावना आपके जीवन को ज़्यादा समृद्ध बनाती है, ज़्यादा बेहतर बनाती है और ज़्यादा मानवतावादी बनाती है।